हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और साथियों, आप लोग का जो पेपर है ये 22 और 23 से आपके सितंबर को होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग के पास अब कुछ दिन और बचे हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आप लोग के पास एक सीट जो है पक्की हो जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित होगा। तो ये स्थित होगा कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कोलकाता में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा तारापुर किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राजस्थान में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी चालू तेल रिफाइनरी जो है कौन सी है। तो भारत में सबसे पुरानी चालू तेल रिफाइनरी कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपके सही जवाब डिगबोई होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, डिगबोई होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है क्या है। तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे आप। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक जो है ना कौन था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो उस समय शासक थे आपके राजा दाहिर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, राजा दाहिर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो याद रखेंगे, भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला पहला जो है शासक कौन था। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन ए है, मोहम्मद बिन कासिम होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक जो है कौन था। तो याद रखेंगे कि जब मोहम्मद बिन गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तब तो उस समय जो है गुजरात का शासक कौन था ये पूछा है। तो उस समय गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के दौरान कौन सा प्रसिद्ध अरब विद्वान भारत आया था जिसने किताब उल हिंद लिखी थी। तो किताब उल हिंद आप सभी लोग को पता होगा कि ये लिखे हुए हैं आपके अलबर्नी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने वाई हिंद का प्रथम युद्ध जो है किसके विरुद्ध लड़ा था। तो ये लड़े हुए थे किसके विरुद्ध। तो ये जयपाल के विरुद्ध लड़े थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, जयपाल के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की संरचना को परिभाषित जो है किया गया है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राज्यसभा की संरचना को परिभाषित किया गया? तो यहाँ पे आप 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 80 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो ये सारी शक्ति आपको किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो परिभाषित करता है? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को परिभाषित करता है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 108 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, भारतीय संसद में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संसद में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य संचालन के लिए जो है किन भाषाओं को निर्धारित जो है किया गया है? तो अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य संचालन के लिए किन भाषाओं को निर्धारित किया गया? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब है, हिंदी और अंग्रेजी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, आवर्त सारणी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी का जनक जो है दिमित्री मेंडलीव को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर कि एलपीजी के मुख्य घटक जो है क्या है? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी के मुख्य घटक जो है ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, ब्यूटेन और प्रोपेन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आप लोगों से कि सीएनजी और बायोगैस के मुख्य घटक कौन सा है? तो सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो मीथेन होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, मीथेन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो है कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कौन से हो जाएंगे? तो मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और वह सर्वोत्तम गुणवत्ता का होता है? तो याद रखेंगे कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और वह सर्वोत्तम गुणवत्ता का होता है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के एंथ्रासाइट के। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जो है कहा जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं आपके दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो करनाल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित होगा? तो ये स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चेन्नई में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, फ्रांस की राजधानी जो है क्या है? चलिए बताइए। तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, पेरिस हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि रूस की मुद्रा जो का नाम क्या है। चलिए बताइए, तो रूस की मुद्रा का जो नाम है क्या हो जाएंगे, तो याद रखेंगे रूस की मुद्रा का नाम जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आप बताएंगे रूबल नाम है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। चलिए बताइए आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का यहाँ पे प्रावधान है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन आप सभी लोग का सी जो है सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जो है गिरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, नर्मदा नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से। प्रश्न है आपसे यहाँ पे, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो भारत में बैंक नोट जारी करने का जो अधिकार है ये किसके पास होगा, तो यहाँ पे आप 29 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि पास्कल किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है। तो पास्कल किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है, तो ये आपके दाब के हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, दाब के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन सा है। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, फ्लोरीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए गए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, तो यह दिए गए हैं आपके प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, प्रथम अनुसूची में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 16 सितंबर को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साइमन कमीशन भारत जो है ये कब आया था। चलिए बताइए, तो साइमन कमीशन भारत कब आए थे। तो साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत आए हुए थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का बी होगा, चिल्का झील। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना जो है होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण जो है किया है। चलिए बताइए आप यहाँ पे, तो हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो ये किए हैं आपके आकाश के। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, आकाश हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपके अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है ए सही जवाब होगा, अनुच्छेद 352 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का एसआई मात्रक जो है जूल है? तो याद रखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक जूल है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के ऊर्जा के। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, ऊर्जा के हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।